हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। दो पार्टनर है, प्रशांत और राजेश, दो ही पार्टनर है इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 2024 की आपको बैलेंस शीट दी गई है। फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसॉल्व करते हुए एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया गया, इंफॉर्मेशन है आपके पास। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आप वो सभी एसेट्स लिखोगे जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कैश या बैंक का बैलेंस नहीं लिखोगे। तो कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस नहीं आएगा। सन्ड्री डेटर्स 26,000 आएंगे। नेट अमाउंट से नहीं दिखाओगे, 26,000 अलग से डेबिट साइड पे दिखाओगे। और जो प्रोविजन है, किसी भी एसेट के साथ अगर कोई प्रोविजन अटैच्ड है उसे आप अलग से दिखाओगे। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है तो बाय प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिखाओ 2,000। क्लियर है? तो ये गलती मत करना कि सीधा सीधा सन्ड्री डेटर्स 24,000 दिखा दिए, नहीं। सन्ड्री डेटर्स को अलग से, ग्रॉस अमाउंट 26,000 से और प्रोविजन को अलग से 2,000 क्रेडिट साइड पे दिखाओ। इन्वेस्टमेंट्स 40,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 10,000, बिल्डिंग 60,000। अब राजेश कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल का बैलेंस है उसका, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे, वो नहीं लिखा जाता। अब क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका आउटसाइड लाइबिलिटी है, बैंक से एक तरह से लोन है। जनरल रिजर्व ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर नहीं करोगे, तो इसका करोगे क्या, आप इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, 20,000 रुपए। रियलाइजेशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तभी आप शो करोगे जब आपके पास इन्वेस्टमेंट्स भी है। अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट और आईएफआर दोनों है तभी आप रियलाइजेशन अकाउंट में आईएफआर दिखाओगे। अगर सिर्फ आईएफआर है और इन्वेस्टमेंट्स नहीं है बैलेंस शीट में, आपकी कोई एसेट ही नहीं है इन्वेस्टमेंट नाम की, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में आईएफआर नहीं ट्रांसफर करोगे। वो आईएफआर आपका दूसरे रिजर्व्स की तरह से है जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दोगे। तो इन्वेस्टमेंट्स है इसलिए हमने आईएफआर को भी क्रेडिट साइड पर पूरी अमाउंट से लिख लिया। लोन बाय प्रशांत, प्रशांत फर्म का पार्टनर है जिसने फर्म को लोन दिया 34,000 रुपए का, 34,000 का। ये आउटसाइड लाइबिलिटीज में नहीं आएगा, हाँ, लेकिन आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के बाद हम इसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद आप कैपिटल्स की पेमेंट करते हो, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के बाद प्रशांत के लोन की पेमेंट करेंगे और फिर कैपिटल बैलेंसेस। तो ये सब जो ट्रांसफर करना था हमें बैलेंस शीट से वो अब हमने ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं एसेट्स को हमने बेचा तो कितने में बेचा। फर्स्ट दिया है कि इन्वेस्टमेंट्स जो हमारी 35,000 की वैल्यू लगाई गई है और उसे प्रशांत पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। तो प्रशांत एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट्स को खरीद रहा है, पेमेंट अभी फर्म को की नहीं, तो हम क्या करेंगे, उससे पेमेंट लेने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे कि इतना पैसा हमें इससे लेना है। तो बाय प्रशांत कैपिटल अकाउंट आप यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखो 35,000 रुपए। इसके बाद लिखा है कि दूसरी एसेट्स को आपने किस तरह से बेचा और पेमेंट मिली। सबसे पहले लिखा है डेटर्स, वो फुल में पेमेंट मिल गई, फुल अमाउंट मिल गई, मतलब 26,000 के आपके डेटर्स थे तो 26,000 पूरे मिल गए। प्रोविजन को भूल जाओ, इसका मतलब फुल अमाउंट मिल गई, मतलब कुछ भी बेड डेट्स नहीं हुए। बेड डेट्स होते तो हम प्रोविजन से एडजस्ट करते हैं ना। तो फुल अमाउंट मिलना मतलब वो डेटर्स के बारे में बात की जा रही है कि डेटर्स हमारे इतने पूरे के पूरे हैं जो कि हमें पूरे मिल गए। प्रोविजन हम बनाते हैं बेड डेट्स के लिए, क्लियर है? तो वो अभी आपने माइनस तभी होते हैं जब आपके बेड डेट्स होते हैं, बेड डेट्स हैं ही नहीं, और होते भी
तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में उसकी परवाह नहीं करनी, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो जब भी डेटर्स के बारे में बात हो, उसकी पेमेंट से रिलेटेड बात हो और प्रोविजन दिया है, तो आपको उसको भूल जाना है। सीधा सीधा देखो डेटर्स की आपकी पेमेंट कितनी आ रही है। तो डेटर्स की फुल पेमेंट लिखा है तो 26,000 रुपए। इसके बाद फर्म ने स्टॉक को बेचा तो 15% कम अमाउंट में बेचा। स्टॉक हमारा कितना है 10,000 का, 15% इसका कम, मतलब 1,500 रुपए आपको कम मिले। इसके पैसे कितने मिले स्टॉक को बेच करके? 8,500, 8500 रुपए। 1,500 रुपए कम में बेचना पड़ा, 1,500 रुपए का आपको इसे बेचते हुए नुकसान हुआ। बिल्डिंग को आपने बेचा 1,00,000 रुपए में। बिल्डिंग कितने की थी? 60,000 की। चाहे कितने की भी हो, आपने बेचा कितने में, बस आपको उतना लिखना है। प्रॉफिट या लॉस की परवाह नहीं करती। ये एसेट्स हो गई आपकी, डेटर्स कवर हो गए, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और बिल्डिंग कवर हो गई। फर्नीचर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसे छोड़ना नहीं। आपको ये नहीं सोचना कि इस फर्नीचर के तो बेचा ही नहीं गया, बेचा गया तो इसको जीरो अमाउंट मिली, नहीं। इस साल से नई नोटिफिकेशन आई है, ध्यान से समझ लो। अगर टेंजिबल एसेट है जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर उस एसेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन के में, क्वेश्चन साइलेंट है, तो उसके लिए आप ये मान के चलोगे कि उसको बुक वैल्यू में ही आपने बेचा और इतना पैसा हमें मिल गया। मतलब फर्नीचर को आपने 10,000 रुपए में बेचा और 10,000 रुपए आपको मिल गए। तो सभी एसेट्स आपकी कवर हो गई। तो 1,44,500 एसेट्स को बेच करके आपको मिल गए। अगर कोई एसेट होती इंटेंजिबल एसेट, जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, या आपकी हो सकते हैं सॉफ्टवेयर्स, तो वो सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। और अगर वो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्वेश्चन साइलेंट है, तो उसके बारे में आप यही लेके चलोगे कि उसको बेच करके आपको कुछ नहीं मिला, नील अमाउंट है। टेंजिबल के लिए आपको बुक वैल्यू लेके चलनी है कि बुक वैल्यू पर बेचा। इंटेंजिबल एसेट के लिए आपको लेके चलना है कि उसको आपको बेच करके कुछ नहीं मिला। एसेट्स पूरी हो गई, अब बारी आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पे किया तो कितना किया, कैसे किया। तो अब लाइबिलिटीज को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले लिखा है कि आपने एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दिया है 10,000 रुपए, जो कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई आपकी, जिसे आपको पे करना पड़ा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इससे रिलेटेड आपके पास बैलेंस शीट में वो भी नहीं है। तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ये, जिसे आपको पे करना पड़ा। लाइबिलिटी है तो आप पे करोगे, डेबिट साइड पे दिखाओगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बारे में नहीं लिखा, तो हम पूरा की पूरी पेमेंट दिखाएंगे। लाइबिलिटीज में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी किसी लाइबिलिटी के बारे में, तो आप यही मान के चलोगे जितनी अमाउंट है वो हमने पूरी पे कर दी है। अब ये सारा कुछ होने के बाद सब कुछ लिख लिया आपने, लाइबिलिटीज भी पूरी हो गई है आपकी और एसेट्स भी पूरी हो गई। तो अब चेक करते हैं प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो आपको लॉस होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। हमें आ रहा है प्रॉफिट 45,500 रुपए का। तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 के रेशियो में, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेशियो है। तो प्रशांत और राजेश, इन दोनों को प्रॉफिट है, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। एंड में लिखो टोटल, और ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कहा जाता नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाओ, तब हम लोन बाय प्रशांत अकाउंट बनाते और वहां पर उसकी पेमेंट पहले करते हुए दिखाते। इसका बैलेंस आप दिखाते क्रेडिट साइड पे कि 34,000 का बैलेंस है, और बैंक से उसकी पेमेंट दिखाते कि टू बैंक अकाउंट 34,000 रुपए। क्लियर है? तो वो लोन अकाउंट आपका क्लियर हो जाता। लेकिन नहीं कहा तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें अपना टाइम भी तो सेव करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो। यहां पर देखो प्रशांत का तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखो, लेकिन राजेश का डेबिट बैलेंस है तो आपको डेबिट साइड पे लिखना है, ध्यान से लिखना है। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में देखो किस पार्टनर ने कोई एसेट या लाइबिलिटी को टेक ओवर किया। तो प्रशांत ने इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर किया है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आपने क्या किया था? प्रशांत के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था ना, तो डेबिट साइड पे लिखोगे 35,000 रुपए, इससे इतना पैसा लेना है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बांटा था, दोनों के कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे।
ये सब करने के बाद अब बैलेंस शीट में देखो, आपका आ रहा है जनरल रिजर्व 56,000 का, जिसे हम इन दोनों में बांटेंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, और दोनों के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, 33,600 और 22,400 रुपए। कोई और रिजर्व या खर्चा है? नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके, उससे रिलेटेड प्रॉफिट या नुकसान जो भी था वो अपने आप एडजस्ट हो गया। अब बारी आती है कि हम देखें कि किसको कितनी पेमेंट करनी है। तो प्रशांत को पेमेंट करनी है 75,900, टू बैंक अकाउंट से पेमेंट करोगे आप, और राजेश की पेमेंट आ रही है 10,600। फाइनल आप क्लोज कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना, अब तो फाइनली पेमेंट करनी है। तो इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दोनों की पेमेंट हो गई, एंड में रिपोर्ट टोटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा है तो बैंक अकाउंट बनाओ। ओपनिंग बैलेंस क्या है? 10,000। एक चीज ध्यान रखना, जब भी बैलेंस शीट में आपके बैंक और कैश दोनों का बैलेंस हो, तो आपको अलग अलग दो अकाउंट नहीं मेंटेन करने। अब तो आप वाइंड अप कर रहे हो तो एक ही जगह पर पैसा कर लोगे ना, तो जो कैश इन हैंड का बैलेंस है 6,000 रुपए, उसे भी आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर दिखाओगे कि ये पैसा भी हमने बैंक में जमा कर दिया। क्लियर है? अगर कैश अकाउंट का कहा जाता तो बैंक का पैसा हम कैश कैश में कन्वर्ट कर लेते, कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते। तो जो भी हो, बैंक और कैश आप एक साइड पे मर्ज कर दोगे, दोनों अकाउंट को इकट्ठा कर दोगे। तो बैंक का बैलेंस है 10,000 और 6,000 हमारा कैश का हो गया। एसेट को बेच करके हमें 1,44,500 रुपए मिले। लाइबिलिटीज की पेमेंट की 40,000 रुपए। लोन जो प्रशांत का था उसे मत भूलना पेमेंट करना, तो बाय लोन बाय प्रशांत अकाउंट 34,000 रुपए इसकी पेमेंट दिखाओ क्रेडिट साइड पे। इसके बाद दोनों पार्टनर्स की पेमेंट हो जाएगी कैपिटल की, ये भी पेमेंट हो गई। सब कुछ कर लिया, अब चेक करो क्या कोई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? नहीं, क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं आ रहा। अच्छा, अब दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है? हाँ, बिल्कुल सेम आ रहा है, 1,60,500 और 1,60,500। तो क्या मेरा क्वेश्चन करेक्ट है? बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आप बनाते हो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन के केस में, वो आपका एक तरह से बैलेंस शीट है, जो आपको बताता है कि आपका क्वेश्चन परफेक्टली करेक्ट है या नहीं। दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, और मैच कर गया तो इसका मतलब क्वेश्चन करेक्ट है। क्लोजिंग बैलेंस आया तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया एक एक पॉइंट। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना, मेरे साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।